बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये जो सबक है हमारा सेकंड ईयर का फर्स्ट लेसन, द डाइंग सन, मरता हुआ या डूबता हुआ सूरज। इसका आज सेशन है क्वेश्चन आंसर का। तो इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है जो कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ इज इट दैट स्टार सेल्डम फाइंड्स एन अदर स्टार नियर इट। क्वेश्चन है जी, सबसे पहले जैसा कि सबक आपने क्लासरूम के अंदर यकीनन पढ़ा होगा कि किस तरह कभी कभार शाज़ व नाज़िर ही कोई एक सितारा दूसरे सितारे के घूमता फिरता करीब कैसे आता है। हाउ इज इट दैट स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार नियर इट। कैसे कोई दूसरा सितारा कभी कभार दूसरे सितारे को अपने करीब पाता है। आंसर देखिए, अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार नियर इट। कभी कभार वो सितारा कोई दूसरा सितारा दूसरे सितारे के करीब आता है, सितारे के करीब आता है, बिकॉज देयर इज अ डिस्टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ माइल्स। क्योंकि अल्लाह ताला की ये बनाई हुई जो कायनात है इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। जो सर, अगर हम रात को ऊपर आसमान की तरफ एक निगाह दौड़ाएं और सर को ऊपर रखते हुए एक निगाह आसमान की तरफ चारों अतराफ दौड़ाएं, तो जितने सारे सितारे हमें नज़र आते हैं ये पूरी कायनात का तकरीबन 3% भी नहीं बनता। 97% अल्लाह ताला की बनाई हुई कायनात हमारी आंखों से ओझल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जब जितना करीब जाते जाएंगे उतना इनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ता जाएगा और बढ़ता हुआ महसूस होगा। और ये यकीन जानिए कि ये डिस्टेंस मिलियंस ऑफ माइल्स है। लाखों करोड़ों मील के फासले पे एक सितारा दूसरे सितारे के करीब है। तो बहुत कम ऐसा होता है कि कोई एक सितारा घूमता घूमता कहीं दूसरे सितारे के करीब आ जाए। तो इसको हम कह सकते हैं, देयर इज अ डिस्टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ माइल बिटवीन द टू स्टार्स। मोर ओवर, स्पेस इज इमेंसली वास्ट एंड ईच स्टार इज बाउंड टू ट्रैवल इन इट्स ओन ऑर्बिट। हर सितारा अपने ऑर्बिट के गिर्द, अपने मदार के गिर्द वो बाउंड है कि वो उसने अपने उस मरकज़ के गिर्द ही घूमना है। तो कभी कभार ऐसा होता है। उम्मीद है आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट हैपेंड व्हेन अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स अ वॉन्डरिंग स्टार। कहता है कि वॉन्डरिंग थ्रू स्पेस केम नियर द सन। कहता है व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था जब सर जेम्स जीन्स के मुताबिक कोई एक सितारा जब घूमता हुआ, आवारा घूमता हुआ दूसरे सितारे के करीब आ गया, और वो दूसरा सितारा कौन सा था? सन था। तो उसका आंसर आपने यकीनन देखा होगा, व्हेन अ वॉन्डरिंग स्टार केम नियर द सन इट रेज टाइड्स। जब दूसरा सितारा उसके करीब आया या उससे टकराया तो एक बहुत बड़ी लहर पैदा हुई ऑन द सरफेस ऑफ द सन, सूरज की सतह पर। These tides formed a high mountain। ये इतनी बड़ी लहर थी कि जितनी एक बहुत बड़ा कोई माउंटेन है, कोई पहाड़ है, ऑन द सरफेस ऑफ द सन, सूरज की सतह के ऊपर। दैट वी कैन हार्डली इमेजिन, और इतनी बड़ी थी कि शायद मुश्किल से हम उसका अंदाज़ा भी कर सकें। सो दैट विल हैपन देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैपेंड व्हेन द वॉन्डरिंग स्टार केम नियरर एंड नियरर। जब वो करीब तक करीब आता गया तो एक सितारा, तो हुआ क्या? तो आंसर आपको दिखाई दे रहा है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। व्हेन द वॉन्डरिंग स्टार केम नियरर एंड नियरर द सन, द माउंटेन ऑन द सरफेस ऑफ द सन रोज हायर एंड हायर। तो इस तरह जब वो उसके करीब आया, उससे टकराया, तो सूरज की सतह के ऊपर एक बहुत बड़ी एक माउंटेन जितनी लंबी, और शायद वी कांट इमेजिन इट, इतनी बड़ी जो है वो लहर पैदा हुई। फाइनली टॉर्न टू पीसेस, हद तक इसने इसको टोटल टुकड़ों में बांट दिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अजीज तलबा, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर प्लैनेट। सितारे हैं क्या? हाउ डिड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस। ये वजूद में कैसे आए?
तो याद रखिए, व्हेन द वॉन्डरिंग स्टार केम नियरर एंड नियरर इट रेज्ड अ बिग वेव ऑन द सरफेस ऑफ द सन। जब ये एक दूसरे के करीब आए, टकराए, तो सूरज की सतह पर एक बहुत बड़ी लहर पैदा हुई जिसने उसको टुकड़ों में बांट दिया और हर टुकड़ा इधर उधर घूमता हुआ एक सितारा या स्यारा बन गया। अल्टीमेटली द माउंटेन ऑन सरफेस ऑफ द सन रोज हायर एंड हायर बाय द sheer tidal this wave broke into pieces। ये ऊपर पढ़ चुके हैं, कुछ आंसर आपका पिछले क्वेश्चन का ही उसका हिस्सा है। These pieces fell off the sun and began to move around the sun। तो ये जब सूरज के सियारे जब टूटा तो बिखर गए इधर उधर और वो सूरज की गिर्द उन्होंने घूमना शुरू कर दिया। These pieces are called planets। आवर अर्थ इज़ वन ऑफ दिस प्लानट्स। ये सारे जो हैं ये टुकड़े ये प्लानट्स हैं और वो कहता है कि हमारी ज़मीन भी उस प्लानट का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज देयर इज नो लाइफ ऑन द स्टार। उन सितारों के ऊपर जिंदगी का वजूद क्यों नहीं है? इसका आंसर है द स्टार आर द कलेक्शन ऑफ फायर्स स्कैटर्ड थ्रू स्पेस। ये आग के बगोले हैं जो पूरी खला में फैली हुई हैं। दे आर फार टू हार्ड फॉर द लाइफ टू एग्जिस्ट। उन पर जिंदगी का वजूद मुमकिन ही नहीं हो सकता, इतने गर्म है। सो बिकॉज लाइफ नीड्स सुटेबल फिजिकल कंडीशन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। और ज़िंदगी के वजूद के लिए कुछ ख़ास आपको सूरत हाल चाहिए होती है, ख़ास हालत चाहिए होती है, विच इज़ नॉट प्रेजेंट ऑन द अदर स्टार, जो दूसरे सितारों पे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। राइट ए नोट ऑन द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। ज़मीन की जो शुरुआत हुई, जो ज़िंदगी ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी की शुरुआत हुई, उस पर मुख्तसर नोट लिखें। तो अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स, जो कि मुसन्निफ़ हैं इस लेसन के, इस सबक के, उनके मुताबिक द प्लैनेट्स कूल डाउन ग्रेजुअली। ये जो टुकड़े सितारे प्लैनेट्स जो टुकड़े जो बिखरे सूरज से टूटकर जो बिखरे सूरज की गिर्द और उन्होंने घूमना शुरू कर दिया, ये ऐसा ऐसा ठंडे होते गए। एंड इन द कोर्स ऑफ टाइम, और वक्त के साथ साथ, आवर अर्थ माइट हैव गिवन बर्थ टू लाइफ। और हमारी ज़मीन ने भी फिर ज़िंदगी को जन्म दिया, कहीं कभी आहिस्ता आहिस्ता। लाइफ स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिज्म, और बिल्कुल सादा एक ऑर्गेनिज्म के तौर पे ज़िंदगी का वजूद शुरू हुआ। विच रिप्रोड्यूस्ड दैम सेल्फ बिफोर डाइंग, और उसने फिर रिप्रोडक्शन आगे नस्ल दर नस्ल का सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट कर दिया। फ्राम दीज ऑर्गेनिजम्स, इन ऑर्गेनिज्म से स्टार्टेड अ स्ट्रीम ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की एक किरण जो है वो नमूदार हुई। दैट एंडेड इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, और इसका इख्तिताम इंसानी ज़िंदगी के तौर पर सामने आया। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द यूनिवर्स ऑफ विच आवर अर्थ इज़ पार्ट। ये पूरी कायनात क्या है जिसमें हमारी ज़मीन भी उसका एक हिस्सा है। सो फ्राइटनिंग, बड़ी खौफनाक। गिव अस मैनी रीजंस एज यू कैन। तो कुछ वजूहत दे नहीं सकते हैं जो देना चाहें। आंसर है जी, द यूनिवर्स इज़ सो फ्राइटनिंग। ये कायनात बड़ी खौफनाक है। बिकॉज ऑफ इट्स इमेंस डिस्टेंस, क्योंकि बड़ा लातदाद फासला है इस कायनात का। ग्रेट स्ट्रेचेज ऑफ टाइम, आवर लिटलनेस एंड लोनलीनेस इन स्पेस, and the impossibility of the existence of life like our own at anywhere else। कहता है कि ये पूरी वसी वरीज़ कायनात हमारी, और हमें तो बड़ी वो मुट्ठी भर दिखाई देती है, लेकिन इसकी वुसअतें जो हैं वो फैली हुई हैं। और लोनलीनेस इन स्पेस है, पूरी तन्हाई है इस पूरी खला के अंदर। एंड द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी नामुमकिन है बाकी सियारों के ऊपर। लाइक आवर ओन एट एनीवेयर एल्स, जैसा कि हमारी ज़मीन के ऊपर जो है वो ऐसी ज़िंदगी का वजूद है, बाकी जगह पर वजूद पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इन योर ओपिनियन शुड बी द कंडीशन नेसेसरी फॉर द काइंड ऑफ लाइफ वी नो टू एग्जिस्ट इन अदर हेवनली बॉडीज। डू सच कंडीशन जर्नली एग्जिस्ट। तो जिस तरह ये क्वेश्चन है आपका, इसको आप इस तरह समझिए कि जिस तरीके से हमारा ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी का वजूद है, क्या ऐसी सूटेबल कंडीशंस कहीं और पॉसिबिलिटीज़ उनकी है या नहीं है। सो आंसर है जी, द सूटेबल फिजिकल कंडीशन आर नेसेसरी फॉर लाइफ। एक बड़ी मुनासिब किस्म की तबई हालत जो है ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होती है। विच द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ मॉडरेट टेम्परेचर, जिसमें से एक तो बड़ा एतदाल पसंद दर्जा हरारत चाहिए होता है।
एट विच थिंग्स कैन एग्जिस्ट, जिसके ऊपर कोई भी वजूद कायम रह सके। और किस हालत में? इन लिक्विड स्टेट, माया की हालत में। लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली इन अ टेम्परेचर, ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ वजूद रह सकता है एक मखसूस दर्जा हरारत के ऊपर। एट विच थिंग्स कैन एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट, सच कंडीशन आर अवेलेबल ओनली ऑन अर्थ। सिर्फ और सिर्फ ये जो सूरत हाल है ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे कायम रह सकती है? ज़मीन के ऊपर, लेकिन किसी और सियारे के ऊपर ज़िंदगी का वजूद पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा सूटेबल और ऐसा मॉडरेट टेम्परेचर और ऐसी आबो हवा, ये चीज़ें ज़िंदगी के लिए वहाँ पे दस्तयाब नहीं हैं। अजीज़ तलबा, ये 8 क्वेश्चंस थे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिनकी सिलेक्शन हुई है, और ये आपके सामने ये आपको समझाने की भी कोशिश की है, आपको दिखाने की भी कोशिश की है। सो यू विल हैव टू राइट डाउन ऑन योर नोटबुक्स एंड लर्न बाय हार्ट। सो इन्हीं का जो है ये सिलेबस इसी में से आएगा, और इसी में से आपके जो है वो क्वेश्चन का इंतखाब होगा जब आप पेपर देंगे। होप आप इंशाल्लाह इनको प्रिपेयर करेंगे। इजाज़त चाहते हैं आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।